हेलो गाइस, मैं हूं सोहित चौहान और आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th आपकी फिजिक्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है लेक्चर, और जिसमें हम बात करेंगे जो आपकी फिजिक्स है उसका चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की। देखो, हम सब कुछ पढ़ लेते हैं हमारी मतलब जब भी हम जो भी पढ़ते हैं क्लास 12 के सिलेबस में, लेकिन इन क्वेश्चंस को लगाना भूल जाते हैं और इन्हीं से आपके 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए यदि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझना है, कुछ भी उसमें अच्छे से आपको आपके मार्क्स लाने हैं, तो इन चीज़ों को करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसमें ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैं आपको जितने भी हो सकते हैं इस चैप्टर 1 से आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कराने वाला हूँ और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको कोई और जो है लेक्चर देखने की आवश्यकता नहीं होगी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के ऊपर। मैं आपको जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चंस करा दूंगा और ये जो है आपकी वीडियोस आएंगी पार्ट वाइज आएंगी। देखो, बहुत सारे क्वेश्चन हैं और एक पार्ट में लेना संभव नहीं है, इसलिए मैं इनको पार्ट वाइज जो अपलोड करूंगा। और ये जो आपका पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में हम जो जितने क्वेश्चंस होंगे उतने ले लेते हैं, फिर अगले पार्ट में हम कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन हम देख लेते हैं और वो क्या बोलता है हमसे, और बोल रहा है कि वी ऑफन से दैट, हम अक्सर ये कहते हैं कि नेट चार्ज जो होता है किसी भी एक मैक्रोस्कोपिक बॉडी का, मतलब कि जो विशाल बॉडी होती है वो जो होती है क्या होती है बेसिकली, मतलब कि आम तौर पर है ना, मूलतः साधारणतः जैसे आपको बोलना, तो बेसिकली डेफिशिएंसी होती है या फिर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, वाई नॉट ऑफ प्रोटॉन, मतलब कि वहाँ पे प्रोटॉन क्यों नहीं होता है डिफिशियंसी में या फिर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन की बजाय। मतलब हम आमतौर पर बोलते हैं भाई साहब उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कमी हो गई, 2 की हो गई, या फिर उसके पास नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, तो हम उसमें ये क्यों नहीं बोलते उसके पास प्रोटॉन की कमी हो गई, उसके पास 1 प्रोटॉन है 2 प्रोटॉन है, ऐसा क्यों नहीं बोलते? इसका आंसर आपको देना है। तो बिल्कुल साधारण इसका आंसर होगा और वो आपको दिख भी रहा है। और क्या लिखा है यहाँ पे भाई साहब कि जो प्रोटॉन होते हैं वो रिजिडली हेल्ड होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस से, और ये जो रहते हैं आपको पार्टिसिपेट नहीं करते हैं किसमें, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस में, और ओनली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ही आपके ट्रांसफर होते हैं ड्यूरिंग द चार्जेस प्रोसेस में। और दिस इज द रीजन दैट वी ऑलवेज मेंशन नेट चार्ज आर दी एज अ डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन रदर देन प्रोटॉन्स। बहुत आसान इसका आंसर था, मुझे कोई ऐसी मतलब बताने का आवश्यकता नहीं होगी आपको दोबारा से, ये आप समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ चार्ज इज अटेंड वाई अ प्लास्टिक रॉड व्हेन इज रब्ड विथ वूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम यहाँ पे गलती कर ही देते हैं। देखिए, जब भी हम एक प्लास्टिक की रॉड को जब रब करते हैं किसके संग, वूल के संग, तो किस पे क्या चार्ज आता है वो आपको बताना है। तो अभी तो उन्होंने सिंपली हमसे पूछा है प्लास्टिक रॉड पे बताइए क्या चार्ज आता है, और प्लास्टिक रॉड पे जो चार्ज आएगा उसका विपरीत वूल पे आ जाएगा। तो देखिए इसका आंसर बहुत आसान है। तो प्लास्टिक रॉड पे जो चार्ज आता है वो आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं ना नेगेटिव चार्ज, और जब भी हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसमें हमारा नेगेटिव चार्ज आता है, ना कि पॉजिटिव चार्ज। जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई प्लास्टिक रोड पे या भाई नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, वूल पे क्या आएगा। तो उस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना। याद रखिएगा कि प्लास्टिक रोड गेन करती है इलेक्ट्रॉन का और वो अटेंड कर लेती है नेगेटिव चार्ज को। मैं यहाँ पे बड़ा सा नेगेटिव बना देता हूँ प्लास्टिक रोड के ऊपर, जिससे आपको याद भी हो जाएगा। तो प्लास्टिक रोड के ऊपर नेगेटिव आएगा और वूल पे तो फिर चार्ज क्या आपको समझ ही आ रहा होगा, है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है हमसे कि व्हाट काइंड ऑफ जो है चार्ज इज अटेंड वाई ग्लास रॉड व्हेन इट रब्ड विद सिल्क। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लास रॉड कौन से चार्ज ऑक्यूपाई करता है या उस पास एक्वायर्ड होता है या अटेंड करता है जब वो सिल्क के संग रब होता है। तो उसके विपरीत इस पे चार्ज आता है। यहाँ पे होता क्या है, जो ग्लास रॉड रहती है वो लूज कर देती है अपने इलेक्ट्रॉन को और अटेंड कर लेती है क्या, आपका पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे मैं आपको इनको हटा के अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अच्छा बड़ा सा बना देता हूँ, जिससे कि आपको याद रहेगा। तो ग्लास रोड पे क्या आता है, याद रखिएगा हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। याद रखिएगा ग्लास रोड पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज।
और पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि वहाँ पे लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और ये सारी चीज़ें आपने पढ़ चुके होंगे भाई, ये क्या लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों रब कर रहे हैं, ये सारी बातें पढ़ चुके हो। मैं आपको सिर्फ कंसेप्चुअल बातें बता रहा हूँ जो कि हम मिस कर देते हैं जब हम स्टडी करते हैं। या तो हम जो है इनको पढ़ नहीं पाते हैं या फिर हमारा जो है इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं हो पाता है, लेकिन यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मैं आपको इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको ये आज क्लियर कर दूंगा कि इस तरह के आपके क्वेश्चंस किस तरह से किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोल रहा है कि यदि जो है दो बॉडीज आपकी अट्रैक्टिंग ईच अदर, मतलब कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, तो देन व्हाट कैन यू से अबाउट देयर चार्ज। तो बहुत आसान है, देखिए उनमें से एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट मस्ट बी चार्ज, उनमें से या तो कोई भी हमारा एक ऑब्जेक्ट क्या होगा, चार्ज होगा, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे वन चार्ज ऑब्जेक्ट कैन अट्रैक्ट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बाय इंडक्शन ऑफ चार्जेस। अब देखो यहाँ पे ये आंसर भी सही है, लेकिन एक और आप लिख सकते हो कि वहाँ पे एक कोई बॉडी पॉजिटिव हो सकती है और दूसरी आपकी जो है नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को। तो ये भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन इसके अलावा ये आंसर भी अच्छा है कि वहाँ पे एक बॉडी आपकी न्यूट्रल होगी, दूसरी चार्ज होगी, तो ये भी सही है। बाकी दोनों आप आंसर समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, वो ये बोलता है कि यदि दो बॉडीज रिपेल करते एक दूसरे को तो बताइए उनमें क्या चार्ज होगा। तो बिल्कुल आप जानते हो कि उनमें जो है सिमिलर चार्ज होगा, या तो उनमें नेगेटिव नेगेटिव होगा या फिर उनमें जो है क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, है ना। तो बिल्कुल ये आसान चीज़ें हैं। बाकी ये मत समझिएगा क्वेश्चन आपको ये आसान लग रहे थे, इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं। अभी आगे चल के सांसें फूलने लगेंगी आपकी क्वेश्चन को पढ़ने में, क्योंकि इतने कठिन क्वेश्चन आते हैं आपके कंसेप्चुअल से जिनकी कोई हद नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से लेक्चर देखिएगा। शुरू में जो है सभी बिल्कुल आपके आसान क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन आगे चल के आपको समझ आने लगेगा किस तरह के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 हम ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो ये बोलता है कि कैन वन चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को, मतलब कि कोई भी एक चार्ज ऑब्जेक्ट है हमारा, तो क्या वो एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को जो है क्या अट्रैक्ट कर सकता है। अब देखो हमने ऊपर पढ़ लिया, इस कारण से इसका आंसर हम एस में दे देंगे बहुत आसानी से। लेकिन यदि हम इस ऊपर को ना पढ़ते और बिल्कुल मैं आपसे पहले ही ये पूछता तो पक्का आप कंफ्यूज होते और आप बोलते यार कि न्यूट्रल में तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो फिर वो कैसे अट्रैक्ट करेगा यार किसी को भी, या फिर मतलब कि कोई भी चार्ज बॉडी न्यूट्रल को कैसे ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करेगी। तो इस बात के लिए आपको पूरा ये जो पैराग्राफ है वो समझना होगा कि यहाँ पे ऐसा क्यों होगा। तो देखिए जरा पढ़ते हैं इसको हम। तो पहले तो इसका आंसर ऐसे में आप दोगे कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है कि वो अट्रैक्ट करेगी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को। अब क्यों करेगी वो जरा देख लो। तो यहाँ पे लिखा है कि ड्यू टू इंडक्शन प्रोसेस में, मतलब कि जब इंडक्शन होता है, और इंडक्शन आपने हजारों बार पढ़ा क्या होता है। इंडक्शन होता है कि मतलब हम दूर से ही किसी भी बॉडी को क्या करते हैं, चार्ज कर देते हैं, वो इंडक्शन होता है बिना टच किए हुए। तो जो इंडक्शन प्रोसेस होती है, चार्ज ऑब्जेक्ट कैन अट्रैक्ट अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को, और चार्ज ऑब्जेक्ट जो क्या करता है आपका इंड्यूसेस अ चार्ज ऑफ द अपोजिट नेचर ऑन एनी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इन अ रीजन इन फ्रंट ऑफ इट एंड सिमिलर चार्ज ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और विच इज फार्दर जो है आपका फ्रॉम द चार्ज ऑब्जेक्ट और द अपोजिट चार्ज इज क्लोज टू द चार्ज ऑब्जेक्ट एंड दस द ओवरऑल फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन act between the two or similar charge are relatively far, so the force of attraction on the opposite charge is even more। देखो सिंपल सा वर्ड है, कोई भी यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वहाँ पे इंडक्शन प्रोसेस के कारण वहाँ पे जो न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज डेवलप हो जाता है, और उसके चार्ज के कारण यदि हमारा इस बॉडी पे पॉजिटिव है तो वो दूसरे पे नेगेटिव कर देगा, और उसके बाद दोनों आपस में अट्रैक्टिव हो जाएंगे। तो सिंपल इसका आंसर ये इन्होंने लिखा लंबी चौड़ी डेफिनेशन करके। मेरा आपको जो है बताना जो है आपको वो कंसेप्ट बताना है ना, मैं आपको क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ किस तरह से आपको लिख के आना, वो आपकी तरीका है। आप चाहो तो शॉर्ट वे में लिखो, लॉन्ग वे में लिखो, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो उसकी रियल डेप्थ बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर यही क्यों होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन हमने 6 जो लिए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 को देख लेते हैं क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे बोलता है कि क्या बोल रहा है कि कैन वन चार्ज ऑब्जेक्ट रिपेल कर सकता है क्या एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को। तो भाई साहब कतई नहीं कर सकता। क्यों हमने अब भी पढ़ा है कि वो जब उसको अट्रैक्ट करता है तो वो रिपेल कैसे कर सकता है ना। तो भाई वो नहीं करेगा। क्योंकि चार्ज ऑब्जेक्ट के नेवर रिपेल है न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, मतलब कि यदि ये पॉजिटिव है और ये कोई भी हमारा न्यूट्रल है तो भाई ये जो है इसको रिपेल थोड़ी करेगा क्या, इसमें तो वो चार्ज डेवलप करेगा पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसके कारण ये दोनों अट्रैक्ट होंगे, रिपेल थोड़ी होंगे। तो बस सिंपल आंसर देना आपको, और कोई भी इतनी कठिन यहाँ पे बात नहीं थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
बोल रहा है कि हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द फेनोमेनन ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आपने देखा होगा, और ये बिल्कुल सिंपल फेनोमेना होता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का। तो उसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, यदि कोई भी जो है बंदा एक्सप्लेन इसको करना चाहे तो इनसे वो क्या एग्जांपल है जिससे वो इसको एक्सप्लेन कर सकता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को। तो देखिए इस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं आपको वही पढ़ के बताऊंगा, बाकी का मैं जो आपको देखो बताऊंगा वो ही बताऊंगा जो यहाँ पे लिखा है, तो कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको समझते जाओ, और वही उसी की मैं बिल्कुल हिंदी करके आपको बताऊंगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, है ना। तो बोल रहा है यहाँ पे कि जब भी कोई दो सूटेबल ऑब्जेक्ट रब होते हैं एक दूसरे से, है ना, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट से अदर ऑब्जेक्ट में। तो सिंपल वे है आपको समझने का। तो अब होता क्या है देखिए, तो जो ऑब्जेक्ट दैट गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो वो तो हो जाते हैं भैया नेगेटिवली चार्ज, और देन वन दैट लूज जो करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो वो हो जाते हैं पॉजिटिवली चार्ज। अब वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट अ फ्रिक्शन इज रिजल्टेंट इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब भाई जो उसको रगड़ रहा है, मतलब कि जो हमने अभी बात कर रहे हैं तो उसमें फ्रिक्शन कर रहे हैं। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, रगड़ना। तो जब उस किसी भी चीज़ को हम रगड़ रहे हैं तो वहाँ पे एक एक्सटर्नल एजेंट उसको रगड़ेगा, तो उसके कारण क्या होगा, वहाँ पे हीट जनरेट होगी, और दिस एनर्जी इज यूज बाय द इलेक्ट्रॉन टू गेट अ ट्रांसफर। मतलब इसी के कारण देखो, जैसे मैंने आपका, जैसे मैं ग्लास रॉड लूँ, ये देखो अच्छे से मैं बनाता हूँ, तो ये आपकी कोई भी ग्लास रॉड है, और ये हमारा कोई भी एक सिल्क का कपड़ा है ना। अब मैंने क्या किया, सिल्क के कपड़े से इस ग्लास रॉड को अच्छा रब किया। अब उसके रब करने से क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हो गई, हीट जनरेट हो गई। हीट जनरेट होने से क्या हुआ कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो बाहर आ गए। अब बाहर आने से क्या हुआ कि इसके अंदर जो हो गया वो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन थे वो अपना नेगेटिव चार्ज लेके बाहर आ गए। तो इस तरह से हमने इस पर क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को। तो अब ये यहाँ पे हो रहा है देखिए, तो दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू गेट अ ट्रांसफर, और इट इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दैट डिसाइड विच मटेरियल विच लूज और विच गेन इलेक्ट्रॉन। जैसे अभी आपने देखा था, एक जो था वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को ले रहा था, है ना, और एक जो जैसे कि आपकी गिलास रॉड थी वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को बाहर दे रही। तो ये आपका मटेरियल पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर देगा, इस तरीके से ना। यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बोल रहा है कि इज देयर एनी चेंज इन द मास बाय चार्जिंग प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद कर लो, ये आपको बिल्कुल आता ही आता है और पूछा जाता है। क्या कोई ऐसा मतलब चेंज होता है मास में, किसी भी चार्ज करते हैं बॉडी को, तो बिल्कुल होता है भैया। क्यों? क्योंकि अब आप किसी भी बॉडी को चार्ज करते हो तो वहाँ पे क्या दे रहे होते हो उसको, इलेक्ट्रॉन। और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन में जो मास होता है वो 9.1 इंटू में 10⁻³ kg होता है, और जिसके चलते इतना वजन उसको मिल जाता है, और जिससे कि क्या होता है वहाँ पे मास में चेंज आता है, और वो चेंज जो क्या है उसको, उसके मास को बढ़ाता है। तो वो यहाँ पे लिखा देखिए, एस क्यों है, इसका आंसर एस इसलिए है कि ऑल्दो वेरी स्मॉल बट देयर इज अ चेंज इन दी मास इन चार्जिंग प्रोसेस। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.1 इंटू में 10⁻³ kg होता है, और ऑब्जेक्ट रिक्वायर अ नेगेटिव चार्ज गिवन अ लिटिल mass due to addition of electron in it and the mass of the when that। आगे बढ़ लेते हैं, इसको हम देखते हैं जरा। तो वन दैट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज, मतलब जो पॉजिटिव को करेगा भैया उससे तो क्या हो जाएगा आपका, मतलब किसी ने पॉजिटिव, जैसे ग्लास रॉड थी, ग्लास रॉड में क्या आ रहा था आपका, पॉजिटिव आ रहा था, है ना। अब पॉजिटिव आ रहा था जिससे इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, मतलब कि जो 9.1 इंटू में 10⁻31 जो केजी इसका मास है वो इतना कम हो रहा है हर एक इलेक्ट्रॉन के संग। जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना उसका मास कम होते जाएगा, ये यहाँ पे बताया। तो यदि कोई भी पॉजिटिव एक्वायर कर रही है तो उसमें मास इतना कम हो रहा होगा, और वो किसके कारण है, उसमें लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। और जो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन द मास ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट इज सेम बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय वन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन गेन बाय द अदर। मतलब देखो बात यहाँ पे समझने वाली है कि जो मास रहता है वो आपका सेम रहता है, मतलब कि जितना मास यहाँ से जा रहा है वो उस बॉडी पर जाएगा जो किसको ले रहा है। तो सिंपल है, मतलब मास कहीं भी ऐसा नहीं उड़ के चला गया, मतलब यहाँ से मैंने इसको रगड़ा, ऐसा नहीं मास यदि कम हुआ तो मास गायब ही हो गया। वो मास जो है वो जिसमें जिस भी ऑब्जेक्ट से इसको फ्रिक्शन कर रहा था उस पर चला गया। तो इस तरीके से ये सारी कंडीशन वहाँ पे फॉलो होती है।
और वो मास जो रहता है वो सेम ही रहता है, और गेन बाय दी अदर चेंज इन दी मास कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और द लॉस विद द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सिंपल है, आपको कोई भी यहाँ पर डाउट नहीं गया होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि क्या बोलता है भैया, वो ये बोल रहा है कि व्हाट इज द चार्ज मैग्नीट्यूड इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं उसका मैग्नीट्यूड बताइए कितना होता है। तो 1 मोल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया वो 96 ये 500 मतलब इतनी यूनिट होती है, जिसको हम कूलम्ब्स बोलते हैं, लगभग इतने अप्रोक्सीमेटली होते हैं। यदि आपके पास कोई भी 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स है तो उसमें इतने जो है क्या रहेंगे 96, और ये इतना जो है उसमें कूलम्ब रहेगा, मतलब इतना चार्ज रहेगा, ये आपका है। और इसको सिंपली फराड करके बोलते हैं, ये जो पूरी वैल्यू है वो 1 फराड कही जाती है ना, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो कि 11 है, बोल रहा है व्हाट इज इंडक्शन ऑफ चार्ज। जैसे मैंने आपसे बोला है विदाउट टच करे किसी भी जो है बॉडी को चार्ज करना, उसे हम इंडक्शन बोलते हैं। इसी को आपको लिख के आना, तो जरा इसको पढ़ देता हूँ मैं, बाकी तो मैंने आपको जितना बोला वो यहाँ पे आपको बताया गया है ना। तो जब भी कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट को जब हम नियर लाते हैं अनचार्ज ऑब्जेक्ट के, विदाउट उसको क्या करें टच करें, तो जो चार्ज रहता है उसमें अपोजिट जो है पोलैरिटी का इज इंड्यूस हो जाता है उसकी सरफेस पे ऑफ जो है मेटालिक ऑब्जेक्ट और नियर चार्ज ऑब्जेक्ट के, और जो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज ऑन दी चार्ज ऑब्जेक्ट इज जो है प्रोड्यूस ऑन द अपोजिट चार्ज ऑफ द मेटालिक ऑब्जेक्ट, और दिस कॉल्ड द इंडक्शन। सिंपल चीज़ है, मतलब कि मैंने क्या किया, एक चार्ज बॉडी लाया जिसमें कच्चा पॉजिटिव भरा हुआ था, और यहाँ पे अनचार्ज बॉडी लाया, तो उससे होता क्या है कि इसके पॉजिटिव से यहाँ नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है, ये तरह तरह नेगेटिव हो जाते हैं, इस तरीके से होता है। फिर बाकी क्या करते हैं हम यहाँ पे इसको अर्थ वगैरह करा देते थे, जिससे कि पूरे की पूरी हमारी बॉडी जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं आपके अर्थ में चले जाते हैं। सिंपल सी फेनोमेना, वो आप पढ़ लेना खुद, बाकी मुझे जो बताना था वो आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि व्हाट नेम्स डू बी असाइन टू चार्ज ड्यू टू इंडक्शन, मतलब कि हम क्या नाम दें अजाइन कर सकते हैं चार्जेस को जो कि इंडक्शन के द्वारा बनते हैं होते हैं। तो सिंपल आपको आंसर लिखना, कोई इतना इंपॉर्टेंट मतलब इतने जो है कोई कठिन है नहीं, बाकी मैं बता देता हूँ क्या है। तो जब भी कोई चार्ज ऑब्जेक्ट वोट नियर अ मेटालिक ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग इट, द चार्ज ऑफ द अपोजिट पोलैरिटी दैट इज इंड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ जो है मेटालिक ऑब्जेक्ट के, जो कि उसके साथ में है, तो चार्ज ऑफ द सेम पोलैरिटी ऑफ द चार्ज ऑब्जेक्ट दैट इंड्यूस ऑन द फर्दर सरफेस द मेटालिक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फ्री चार्ज, तो उसको हम बोलते हैं फ्री चार्ज, है ना, ये यहाँ पे लिखना था। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे बोल रहा है कि इफ़ यू आर गिवन अ चार्ज ऑब्जेक्ट, आपको यदि कोई चार्ज ऑब्जेक्ट दे दिया जाए तो कैन यू यूज इट टू प्रोड्यूस चार्ज ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड, मतलब कि हमने कोई भी आपको एक चार्ज बॉडी दी, क्या उससे आप उसके ग्रेटर मैग्नीट्यूड का चार्ज उस पर डेवलप करा सकते हो? तो बिल्कुल करा सकते हैं। अब कैसे, वो जरा देखो। तो वी कैन डू इट बाय यूजिंग अ इंडक्शन प्रोसेस एंड द यूज ऑफ अर्थिंग, मतलब कि जो अर्थिंग होती है उससे हम कर सकते हैं। कैसे, वो हमको पढ़ना है यहाँ पे। तो इन फैक्ट वी कैन चार्ज मैनी ऑब्जेक्ट यूजिंग दिस, हैंस द टोटल चार्ज प्रोड्यूस बाय द गिवन चार्ज ऑब्जेक्ट कैन बी मच मोर देन इट ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब ये है सिंपल सा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि कोई भी जो मतलब इंडक्शन का जो फेनोमेना है ना वो वहाँ पे करना है। मतलब सिंपल आप उसका आंसर याद कर लो, और कोई ज़्यादा लॉजिक के अंदर जाने का आपको ज़रूरत नहीं है कि हम भाई साहब किसी भी एक चार्ज ऑब्जेक्ट से दूसरे एक ऑब्जेक्ट में ग्रेटर मैग्नीट्यूड का चार्ज डेवलप करा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करनी होगी, अर्थिंग वगैरह करनी होगी। अब देखो ये सब जो फेनोमेना है वो ऐसे समझ नहीं आएंगे आपको, इसके लिए एनिमेशन बताना पड़ेगा, और अभी वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो ये आप समझ लो, जितना मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके लिए बहुत है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या बोलता है जरा देखते हैं। बोल रहा है हमसे कि इफ़ यू ब्रिंग, आप जो है किसी भी मतलब क्या करते हो, ब्रिंग करते हो, लाते हो चार्ज रॉड को नियर अ ड्राई क्वार्क डस्ट, एक नियर है किसके, ड्राई क्वार्क डस्ट के। तो जो रॉड होती है आपकी अट्रैक्ट क्वार्क डस्ट एंड देन ऑन टचिंग द रॉड these quark dust particle are repel away from the rod, explain it। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पूरा कंसेप्ट की वजह से यदि आपने ध्यान से आपका चैप्टर पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपको इसका आंसर दे पाओगे, नहीं तो फिर हो गया आपका डब्बा गोल। क्या बोला उसने कि यदि हम कोई भी क्या करते हैं चार्ज रॉड को लाते हैं, जैसे ग्लास रॉड थी आपने उसको लाया, वो पॉजिटिव चार्ज थी, तो जब हम किसी भी एक ड्राई क्वार्क डस्ट पे उसको लाते हैं तो जो रॉड होती है वो क्या होती है, अट्रैक्ट करती है क्वार्क डस्ट को,
और देन ऑन टचिंग द रॉड, जब हम रॉड को टच करते हैं तो जो क्वर्क रहती है वो डस्ट पार्टिकल की आर रिपेल्ड अवे फ्रॉम द रॉड। मतलब क्या है जरा समझो, हमने क्या किया, एक जो है क्या हुई डस्ट के कुछ पार्टिकल्स थे और हमने ये रॉड लाए और रॉड ने क्या किया, इस पर अट्रैक्ट कर ली और जिससे कि ये जो हमारी डस्ट थी इस पर बिल्कुल चिपक गई आके। जैसे ही हमने रॉड को टच कर लिया तो वो जो डस्ट थी वो यहाँ से गिर गई। अब ये फेनोमेना क्यों हो रहा, बस इसका आंसर आपको देना है। अब मैं आपको पहले पढ़ के बताऊंगा फिर उसका आंसर दूंगा। तो जो चार्ज रॉड अट्रैक्ट द कोर डस्ट पार्टिकल ड्यू टू किसके कारण भैया, इंडक्शन के कारण अपोजिट चार्ज के ऑन नियर बाई पार्टिकल के, और अपोजिट चार्ज ऑन द पार्टिकल बीइंग नियर चार्ज रॉड के, और दे आर अट्रैक्टेड बट ऑन टचिंग द रॉड दे आर आल्सो रिसीव सेम जो है सम है ना, सेम नहीं है सम है, some amount of charge carried by rod or which is of the same polarity as that of the charge on the rod, thus these particles are repelled away due to the repulsion between like charge। मतलब ये है कि जब हम उसको टच करते हैं तो वहाँ से क्या होता है, उसको उतना चार्ज मिल जाता है जितना उसे चाहिए और वो लेके वो नीचे आ जाते हैं वो पार्टिकल्स, है ना। ये है इसका आंसर। बाकी आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं। आज जो हम 20 क्वेश्चंस ले लेंगे, बाकी फिर हम अगले पार्ट में लेंगे। तो क्या बोल रहा है हमसे कि एक पॉजिटिवली चार्ज हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं और उसको कैप्ट करते हैं किसके, नियर अ मेटालिक ऑब्जेक्ट के। बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वी कनेक्ट द मेटालिक ऑब्जेक्ट टू द अर्थ से तो देन डिस्क्राइब हाउ चार्ज फ्लो। मतलब कि हमको ये डिस्क्राइब करना है कि उसमें जो चार्ज रहेगा वो फ्लो कैसे करेगा। तो बहुत आसान है बिल्कुल ये भी। तो देखिए जरा कैसे क्या करता है। तो जब हम एक किसी भी पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को इंड्यूस कराते हैं एक नेगेटिव चार्ज से, है ना, ऑब्जेक्ट इंड्यूसेस नेगेटिव चार्ज एज बाउंड चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज एज अ फ्री चार्ज। मतलब कि वहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज रहता है वो उसमें बाउंड हो जाता है, बाकी पॉजिटिव चार्ज रहता है वो फ्री रहता है। जब हम उसकी अर्थिंग कर देते हैं, जो फ्री चार्ज रहते हैं मतलब कि जो पॉजिटिव वाले वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और हैंस इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम द अर्थ टू द मेटालिक ऑब्जेक्ट पे और टू न्यूट्रलाइज अ पॉजिटिव चार्ज। तो सिंपल है, वहाँ पे ये होता है फेनोमेना। बाकी ये सब आपने पढ़ चुके हो तो आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमने ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा उसके बीच की हमें सिमिलरिटीज बतानी है और ये आपने पढ़ी भी हैं। देखिए जरा वो क्या क्या है। सबसे पहली, बोथ आर द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब आपने देखा होगा कि आर स्क्वायर पे डिपेंड करती है, चाहे आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, है ना। और प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, रिलेटिव फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द सिमिलर ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास। मतलब आपने देखा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपका m1 और m2 मतलब कि दो बॉडी के मास पे डिपेंड करता है, उनका कितना मैग्नीट्यूड है। और आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी क्या होता है, दो किसी भी बॉडी के चार्ज पर डिपेंड करता है, Q1 Q2। तो बिल्कुल आपको आंसर है, आंसर लिख के आना है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि हमसे क्या बोलता है, जरा इसको पढ़ते हैं। तो बोल रहा है कि व्हाट इज दी डिसिमिलरिटी इन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब इसका उल्टा पूछा है, उसकी हमसे भी सिमिलरिटी पूछ ली। अब बोल रहा है डिसिमिलरिटी बताओ क्या है। तो बहुत आसान है भाई साहब। क्या है वो, इलेक्ट्रिक फोर्स रहता है वो अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो रहेगा हमेशा ही अट्रैक्टिव रहेगा ही रहेगा, है ना। चलिए भाई साहब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर नीडेड टू बी रिमूव टू जनरेट अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। 1 कूलम यदि आपको किसी भी बॉडी से क्या करना हो, क्या बोल रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आपको जरूरत होंगे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। यदि आपको मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज चाहिए किसी बॉडी से तो उसमें आप कितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो आपको इतने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। 6.25 × 10⁻18 बहुत बड़ी संख्या है ये। इतने इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए होंगे तब जाकर किसी भी बॉडी में आपको 1 कूलम का चार्ज मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ले लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा क्वेश्चन 20 तक मैं करा रहा हूँ इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 19 को ले लेते हैं। क्या है, हमसे बोल रहा है कि कैन बी यूज कूलम लॉ। हम क्या कूलम लॉ का यूज करके फाइंड कर सकते हैं फोर्स को बिटवीन अ टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर फॉर एनी डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कि कोई भी डिस्टेंस हो उनके बीच की। तो देखिए क्या आंसर है इसका। तो इफ स्फीयर आर प्लेस्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस ओनली देन वी कैन यूज अ कूलम लॉ टू फाइंड द फोर्स, बट इफ स्फीयर आर नियर
to each other due to induction forces. The distribution of the charge can on the spheres will be changed. It will be affect the force between charge. मतलब क्या है इसका, देखिए इसका आंसर सिंपल ये है कि यदि इस मतलब कंडीशन पे डिपेंड करेगा। यदि स्फीयर जो रहेंगे आपके प्लेस होंगे अच्छी दूरी पे, तभी हम उसमें से जो है यूज़ कर पाएंगे कुलम्ब को फाइंड करने के लिए उसके फोर्स। बट इफ दी स्फीयर आर नियर हो जाएं एक दूसरे को ड्यू टू इंडक्शन प्रोसेस के कारण, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो चार्ज होगा ऑन द जो स्फीयर के विल बी चेंज और इट विल अफेक्ट द फोर्स, है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन था और इसका आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ लेते हैं और वो क्या बोल रहा है कि व्हाट आर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ये बहुत आसान है, जो भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती है मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है हमसे, तो ये तो सबसे आसान चीज़ है। मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, यूजिंग लाइन्स एंड कर्व्स सच दैट आर टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन देम गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा है क्यू चार्ज है जो कि पॉजिटिव था, आपने देखा उस तरीके से लाइन निकल रही होती हैं और वो इसकी क्या है लाइन ऑफ फोर्स है, वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही होती है ना। और दिस लाइन ओरिजिनेट होती है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड द टर्मिनेट एट अ नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से निकलने रही होती हैं और नेगेटिव के अंदर ही जा रही होती हैं। और जो नंबर डेंसिटी ऑफ दिस लाइन इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और जितनी ज़्यादा ये जो उसकी डेंसिटी आपको नापनी हो तो उसकी प्रोपोर्शनल होती है कि वहाँ से कितनी आपकी, देखो यदि किसी भी क्यू चार्ज से बहुत सारी लाइन्स आपको निकलती हुई दिख रही हैं तो उसका ये मतलब है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको अच्छे से और बताऊँ उसको, देखिए जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इधर इतनी दूरी पे, फिर इधर इतनी दूरी, इधर इतनी दूरी, यहाँ पे जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ जो है देखो कितना गैप आ गया, तो यहाँ पे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बहुत कम होगी। इस तरह से ये आंसर इसका हो जाएगा। अब अगले जो क्वेश्चन हैं आपके वो मैं लूँगा अगले लेक्चर में, जिसमें कि मतलब पार्ट 2 में, और मैं आपको जो है क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करूँगा। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कोई मतलब इस पार्ट में जो है आपके ज़्यादा कोई कठिन क्वेश्चन थे नहीं, बस सिंपल क्वेश्चन थे जिनका आंसर आपको देना था। और इन क्वेश्चंस के करने के बाद आपके मन में कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ हम इस चैप्टर से जो है कुछ चीज़ें को समझ गए हैं, बहुत कुछ समझ गए हैं। अब इसी तरीके के बहुत से क्वेश्चंस हैं, उनको लगाने के बाद आपको बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा इस चैप्टर में एक पॉइंट का भी, है ना। क्योंकि देखो इन क्वेश्चन में है क्या कि वो सारी चीज़ें जो कि आपके एग्ज़ाम में पक्की पूछी जाती हैं। और यही सिर्फ एग्ज़ाम मतलब बोर्ड एग्ज़ाम की बात नहीं है, आप कंपटीशन में किसी भी एग्ज़ाम में चले जाओ, जी नीट का दे दो, किसी का दे दो, यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप कोई सा भी एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट की पकड़ बनाओ, इसलिए मैंने आपको ये जो क्वेश्चन रखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और लाइक तो करके जाइएगा वीडियो को, और दूसरे सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको रोजाना मिलने वाली है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।